चलो बच्चों लोग, हम लोग अब इस वाले वीडियो सीरीज का क्वेश्चन नंबर 8 देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बेसिकली ना प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था जो गेट 2021 में पूछा गया। मैंने इसके पहले भी कई दफ़ा आपको बताया, प्रोबेबिलिटी एंड परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इस पर हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हमारे इस वाले चैनल पर मैंने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी का पूरा वीडियो लेक्चर सीरीज़ अपलोड करके रखा हुआ है। अगर किसी भी बच्चे को परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी में अगर दिक्कत है तो इस वाले चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और इत्मीनान से पूरा पीएनसी 30 वीडियो होंगे जहाँ तक मुझे ख्याल है, और प्रोबेबिलिटी के 15-18 कुछ वीडियोस हैं। सारे के सारे वीडियोस देखिए इत्मीनान से। अगर वो सारे के सारे वीडियोस अगर आपने उसी ऑर्डर में देख लिए ना, ट्रस्ट मी दैट आपका पीएनसी और प्रोबेबिलिटी सबसे फेवरेट टॉपिक होने वाला है। ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। चलो आगे बढ़ते हैं। मैं ये वाला क्वेश्चन आपको सॉल्व करना सिखाता हूँ। इतना से सुना, बहुत बेसिक से बताऊंगा। आपने हो सकता है इसके पहले अगर कभी प्रोबेबिलिटी नहीं भी पढ़ा होगा ना, फिर भी आपको आ जाएगा। सुनते जाने इत्मीनान से। क्या कहता है, देयर आर 5 बैग्स ईच कंटेनिंग आइडेंटिकल सेट ऑफ 10 डिस्टिंक्ट चॉकलेट। 1 चॉकलेट इज पिक्ड फ्रॉम ईच बैग। द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 2 चॉकलेट्स आर आइडेंटिकल। तो मेरे को कह रहा है कि मेरे पास 5 अलग अलग बैग हैं और हम लोग को ना हर एक में दरअसल 10-10 जो है अलग अलग चॉकलेट्स रखी हुई है। ठीक है, हर एक बैग में ईच कंटेनिंग लिखा है ना, हर एक में 10-10 अलग अलग चॉकलेट रखी हुई है। वो कह रहा है कि ना एक चॉकलेट हम लोग को ना हर एक बैग से निकालनी है। हर एक बैग से हम लोग को एक चॉकलेट निकालनी है। इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि कम से कम 2 चॉकलेट आइडेंटिकल रहे। ये ली बात समझ में आ गई। इस बात की आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है, कम से कम 2 चॉकलेट आइडेंटिकल रहनी चाहिए। आइडिया क्लियर हो गया आपको? चलो मैं इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करके बताता हूँ। धीरे धीरे सीखने की कोशिश करना। देखो, कम से कम 2 चॉकलेट आइडेंटिकल रहने का क्या मतलब है? एटलीस्ट 2 आइडेंटिकल। एटलीस्ट 2 आइडेंटिकल रहने का मतलब ये है कि 2 सेम रहे, 3 भी रहेंगे तो भी चल जाएगा, 4 भी रहेंगे तो भी चल जाएगा, 5 की 5 सेम रहे तो भी चल जाएगा, 10 की 10 सेम आ गई फिर भी चल जाएगा। पॉइंट आ रहा है समझ में? लेकिन कौन सा केस नहीं होना चाहिए? सिर्फ एक केस नहीं होना चाहिए कि सारे के सारे अलग नहीं रहनी चाहिए। ये वाली बात मानते हो आप? कम से कम 2 चॉकलेट सेम रहें। इस बात का मतलब क्या है कि 2 सेम तो होनी चाहिए। 3 सेम हो गई तो भी चलेगा, 4 सेम हो गई तो भी चलेगा, 5 सेम हो गई तो भी चलेगा, 10 की 10 भी सेम ले आए ना तो भी चल जाएगा। लेकिन कोई एक केस है जो नहीं चलेगा, और वो था कि सारी की सारी बस अलग नहीं दिखनी चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे ना वो पर्टिकुलर एक केस जो है टोटल प्रोबेबिलिटी से मुझे माइनस करना पड़ेगा। तो मैं क्या करें बोलो, एटलीस्ट 2 आइडेंटिकल इज इक्वल टू टोटल प्रोबेबिलिटी माइनस ऑल डिफरेंट। तो मैं क्या करूंगा कि ना टोटल प्रोबेबिलिटी में से एक वो केस जो मुझे नहीं चाहिए, जिसमें सारी की सारी चॉकलेट्स अलग अलग हो जाती है, उसको मैं माइनस कर दूंगा। तो जो बचेगा वो मुझे चाहिए होगा। ये इसके लिए अप्रोच होने वाला है। ठीक है, तो मैंने आपको ना ऑल डिफरेंट निकालना सिखाता हूँ। ऑल डिफरेंट आपको निकालना सिखाते हैं। ऑल डिफरेंट, तो ऑल डिफरेंट कहने का मतलब ये है कि सारी की सारी चॉकलेट्स मैंने हर एक बैग से जो एक एक चॉकलेट निकाली है ना, 5 बैग है ना, तो हर एक बैग से एक एक चॉकलेट निकालूंगा। तो सारी की सारी जो चॉकलेट्स है वो अलग अलग आ गई। वो कैसे निकाल सकते हैं हम लोग उसको सीखने वाले। तो जरा इत्मीनान से सीखना। देखो भाई, पहला वाला बैग जो होगा, फर्स्ट वाला जो बैग होगा, कोई भी हो सकता है उनमें से, उसमें सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। पहला वाला जो बैग होगा उसमें से मेरे को एक चॉकलेट निकालनी है। उसमें कितनी चॉकलेट्स थी? 10। तो 10 चॉकलेट में से एक चॉकलेट निकालूंगा, उसके लिए तरीका हो जाएगा 10C1। एग्री करते हो चलिए बात को अपन? एक्सेप्टेड। डिवाइडेड है। प्रोबेबिलिटी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी होता है जो चाहिए बटा सब कुछ। ठीक है, जो भी फेवरेबल स्पेसेस रहते हैं डिवाइडेड बाय सैम्पल स्पेसेस। मतलब ये कि डिवाइड बाय मेरे को टोटल करना है। गॉट इट? जो चाहिए उसमें को सब कुछ को डिवाइड करना है। तो सब कुछ क्या होगा? उसमें टोटल 10 चॉकलेट्स थी, मैंने एक चॉकलेट को निकाल लिया। ये पहले वाले बैग के लिए हुआ। अब जैसे मैं सेकंड वाले बैग के लिए जाऊंगा तो बात को समझना। अब यहाँ पर दरअसल आपको सिर्फ सोचना था। जैसे मैं सेकंड वाले बैग पे जाऊंगा, क्योंकि मेरे को सारी की सारी चॉकलेट अलग चाहिए, तो पहले वाले बैग से तो एक टाइप की तो चॉकलेट निकाल चुका हूँ ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर पहले वाले बैग से मैं एक्लेयर्स निकाल चुका हूँ, तो फिर दूसरे वाले बैग से मेरे को एक्लेयर नहीं चाहिए। फिर बाकी कोई भी आ जाए, चाहे किटकैट आ जाए, चाहे मंच आ जाए, चाहे पर्क आ जाए, कोई भी आ जाए, लेकिन एक्लेयर्स नहीं आनी चाहिए। तो मेरे को एक्लेयर्स नहीं चाहिए। तो 10 चॉकलेट है जिसमें एक एक्लेयर्स थी, वो निकाल चुका हूं। अब मेरे को वो नहीं चाहिए, तो मैं क्या कर रहा हूं? सेकंड वाले बैग से एक्लेयर को पहले ही हटा देता हूं। तो अगर मैं सेकंड वाले बैग से एक्लेयर को पहले ही हटा दूंगा तो कितनी चॉकलेट बचेंगी? 9। अब उसमें से एक चॉकलेट सेलेक्ट कर रहा हूं, तो इसके लिए तरीका हो जाएगा 9C1 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी बनाने के लिए होता है सब कुछ। एग्री करते हैं लोग? सब कुछ। टोटल कितनी चॉकलेट्स थी बैग में? 10 तो थी ना। एक्लेयर तो मैंने इसलिए हटाई थी क्योंकि मेरे को नहीं चाहिए था, वो फेवरेबल स्पेसेस हुआ था ना। आगे बढ़ते हैं।
जैसे मैं थर्ड वाले बैग में जाऊंगा, बात को जरा समझना, यहाँ से एक लेयर निकल गई, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से किटकैट निकल गई, तो थर्ड वाले बैग से एक लेयर और किटकैट दोनों नहीं चाहिए, फिर बाकी कुछ भी आ जाए। तो 2 चॉकलेट नहीं चाहिए तो कितनी बचेंगी, 8, 10 थी ना, तो 8 C1 इनमें से कोई भी एक आ जाए, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, डिवाइड बाय 10 C1। और चौथे वाले बैग से ये तीनों नहीं चाहिए तो कितनी बचेगी, 7 C1 डिवाइड बाय 10 C1, एग्री। और लास्ट वाले बैग से ये चारों नहीं चाहिए तो कितनी बचेगी, 6 C1 डिवाइड बाय 10 C1। होपफुली आप इस वाली बात को एक्सेप्ट कर पाओगे, ठीक है। तो जैसे ही इसको मैं सॉल्व करके लिखूँ तो कैसा दिखेगा ये, 10 × 9 × 8 × 7 × 6 अपॉन में 10⁵। अब इसको सॉल्व करने के लिए ना आपके पास एग्जाम में कैल्सी गिवन होता है, तो इसको लेकर परेशानी होना है कि कैसे सॉल्व होगा, आराम से रिलैक्स होकर डील करना, कैल्सी है वहाँ पर, सिर्फ नंबर पुट करना, आंसर पता चल जाएगा। अब मैं क्या करने वाला हूँ, ये जो मैंने सॉल्व किया ये इस जगह पर आ जाएगा, ये सारा का सारा यहाँ पर पुट हो जाएगा, ठीक है। और वहाँ पर लिखी हुई है टोटल। भाई टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, हम सब बच्चों को पता है कि टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा होती है 1। तो ये जो यहाँ से कैलकुलेट करके तुम लाओगे, ये जो यहाँ से जो तुम कैलकुलेट करके जो तुम लाओगे उसे यहाँ पर पुट करना और उसको 1 में से माइनस कर देना। तो ये वो वाला हिस्सा था जो तुम्हें नहीं चाहिए था, अगर उसको टोटल प्रोबेबिलिटी से माइनस कर दूंगा तो वो हिस्सा पता चल जाएगा जो मुझे चाहिए, और वही क्या होगा, वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। समझ गए बात को, कंफर्टेबल अपन। तो मैंने इस वीडियो में कैलकुलेशन वाला पोर्शन स्किप कर रहा हूँ, ये आप कैलसी से खुद से कीजिएगा क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। बस मैं आपको आंसर बता देता हूँ, इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर निकल कर आएगा C 0.6976। तो होपफुली आप बच्चों को आइडिया लग गया होगा कि किस तरीके से प्रोबेबिलिटी को डील करना होता है। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के लिए। चलो क्वेश्चन नंबर 9 पर हम लोग डिस्कस करने वाले। क्वेश्चन नंबर 9 इत्मीनान से हम लोग सुनेंगे हमसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है। क्वेश्चन 9 पे लिखा हुआ है गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स 1 and 2 एंड 2 कंक्लूजन 1 and 2। मेरे को 2 स्टेटमेंट गिवन है, 2 कंक्लूजन गिवन है। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज लॉजिकली करेक्ट, और इसमें से कौन सा वाला जो ऑप्शन है वो लॉजिकली राइट होने वाला है, ये आपसे पूछा जा रहा है। चलो अब इत्मीनान से सुनना, ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ना स्टेटमेंट कंक्लूजन वाला, ये दरअसल सिलोजिज्म का क्वेश्चन है। आपके गेट एग्जाम में इसको ना लॉजिकल डिडक्शन के नाम से भी कहा जाता है। तो अच्छा टॉपिक है, गेट एग्जाम में बढ़िया आते हैं इसके क्वेश्चन। मैं पिछले कुछ ईयर से नोटिस करो सिलोजिज्म के क्वेश्चन हमेशा आते हैं। आप इत्मीनान से अगर मुझसे सीखोगे ना, जानने की कोशिश करो तो ये आपको आ जाएगा। मैं अपनी रेगुलर क्लास में बहुत डिटेल में सिलोजिज्म पढ़ाता हूँ, मस्त एकदम फेवरेट टॉपिक बन जाता है बच्चों का। एक बार आपके साथ कोशिश करता हूँ, सुनते जाएगा इत्मीनान से। क्या कहते हैं क्वेश्चन में, ऑल बैक्टीरिया आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो हम लोग को सबसे पहले सिलोजिज्म का जब भी क्वेश्चन आए तो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है कि हम लोग को नो ब्रेन डायग्राम ड्रॉ करना है। इसके लिए मुझे इसके लिए तैयार करना है नो ब्रेन डायग्राम। ठीक है भाई, चलो नो ब्रेन डायग्राम दरअसल सॉल्व करना सीखते हैं। क्या लिखा हुआ है, ऑल बैक्टीरिया आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो सारे के सारे जो बैक्टीरिया हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ऐसे ही बनेगा, पहला स्टेटमेंट इसी तरीके से डिफाइन होगा, एग्री करते हो आप। फिर वो क्या कहता है भाई, ऑल पैथोजेंस आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सारे के सारे जो पैथोजेंस है ना वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इसका मतलब है इसको ऐसा लिख सकते हो क्या, ऐसा, सारे के सारे पैथोजेंस भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को दिखाई दे रहे हैं। आइडिया एक्सेप्टेड है आपको। अब लोग चलते हैं कंक्लूजन पर। अब इस वाले नो ब्रेन डायग्राम से मैं डिसाइड करूंगा कि कौन सा वाला कंक्लूजन राइट है और कौन सा कंक्लूजन रॉन्ग है। तो कंक्लूजन 1 पढ़ रहा हूँ। कंक्लूजन 1 पे दिखाई दे रहा है मेरे को, सम पैथोजेंस आर बैक्टीरिया। थोड़े से जो पैथोजेंस हैं वो बैक्टीरिया होंगे, वो कंक्लूजन 1 पे ऐसा बोल रहा है। मेरे नो ब्रेन डायग्राम मेरे को दिखाई दे रहा है कि जो एक भी पैथोजन है ना वो बैक्टीरिया नहीं बन रहा है, एक भी पैथोजन बैक्टीरिया नहीं बन रहा है। वो बोल रहा है थोड़े से तो बनेंगे ही बनेंगे। तो मेरे नो ब्रेन डायग्राम से ही ये वाला कंक्लूजन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। एग्री करते हो इस वाली बात को? मेरे नो ब्रेन डायग्राम से ही फर्स्ट वाला जो कंक्लूजन है वो रॉन्ग है। आइडिया एक्सेप्टेड, कंफर्टेबल है अपन लोग। अगर किसी बच्चों को ऐसा लग रहा होगा कि हम लोग पैथोजेंस को बैक्टीरिया बना तो सकते हैं, हाँ बिल्कुल बना सकते हो, बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस वाली बात को समझो, मैं ये वाली बात रेगुलर क्लास में बताता हूँ, आपको ये बोल के बता देता हूँ। सिलोजिज्म में हमारा काम होता है उस कंक्लूजन को हर हाल में गलत प्रूफ करना। आ रही बात पकड़ में? तो ये चीज़ ऑलरेडी गलत है तो मेरे को उसको कुछ नहीं करना है। सही होता तो गलत प्रूफ करने की कोशिश करता, अभी ऑलरेडी गलत है, कुछ मत करो, डायरेक्ट टिक कर दो कि वो रॉन्ग है। गॉट इट? चलो आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है वो ऑल पैथोजेंस आर नॉट बैक्टीरिया। वो कह रहा है कि सारे के सारे जो पैथोजेंस हैं ना वो बैक्टीरिया नहीं होंगे। अब जरा इस वाली चीज़ को समझना, तो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, वो कह रहा है कि सारे के सारे जो पैथोजेंस हैं वो बैक्टीरिया नहीं होने वाले। गॉट इट? देखो सारे के सारे जो पैथोजेंस हैं वो बैक्टीरिया नहीं होने वाले हैं। तो
मुझे ये दिखाई दे रहा है कि एक भी अभी पैथोजेन बैक्टीरिया नहीं है, और उसने भी यही बोला है कि सारे के सारे जो पैथोजेंस है वो बैक्टीरिया नहीं होंगे। तो उसकी ये वाली जो बात है ना, वो मेरे को यहाँ पर सही लग रही है। ये वाली जो चीज़ है ना वो यहाँ पर सही है। क्यों भाई? उसने भी तो यही बोला ना कि सारे के सारे जो पैथोजेंस और बैक्टीरिया नहीं होंगे, और यहाँ भी मेरे को दिखाई दे रहा है कि जो पैथोजेंस और बैक्टीरिया नहीं हो रहे, इवन एक भी नहीं हो रहा है, मतलब उसकी बात कुछ ज्यादा ही सही हो जा रही है यहाँ पर। अरे यार पकड़ में, तो उसको गलत साबित करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? गलत साबित करने के लिए उसने क्या बोला है, ऑल पैथोजेंस आर नॉट बैक्टीरिया। तो मेरे को दिखाना पड़ेगा कि सारे के सारे जो पैथोजेंस देखो बैक्टीरिया हैं। तो मैं उसको दिखाने के लिए क्या करूंगा, उसको दिखाने के लिए अपने पैथोजेंस को यहाँ से उठाऊंगा, पैथोजेंस को यहाँ से उठाऊंगा और उसको मैं इसके अंदर बनाऊंगा ऐसा। तो इस वाली बात को समझना, तुम उसको गलत करो, तुम उसको जैसे गलत करना चाहो वैसे गलत करो, लेकिन इस वाली बात को समझो कि कोई स्टेटमेंट इनवैलिड नहीं हो जाना चाहिए। तो जरा देख लेते हैं, स्टेटमेंट तो सारे वैलिड है ना। ऑल बैक्टीरिया आर माइक्रोब हो रहा है भाई, ऑल पैथोजेंस आर माइक्रोब हो रहा है भाई। तो इसका मतलब ये है कि इस वाली फोटो से ये दोनों स्टेटमेंट जस्टिफाई हो जाती है, जो कि एकदम सही बात है। और एट द सेम टाइम ये वाला कंक्लूजन भी गलत हो जाता है। आगे बात पकड़ में, तो मैंने क्या किया, मैंने इस वाले कंक्लूजन को ना रॉन्ग प्रूफ कर दिया अपनी इस वाली फोटो से। तो मतलब ये वाला कंक्लूजन भी जो है ना रॉन्ग है, और क्योंकि दोनों ही कंक्लूजन रॉन्ग है इसलिए मैं टिक करके आऊंगा, नीदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2 इज करेक्ट। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आई होप आपको बच्चों को बात समझ में आ गई होगी। जिन बच्चों ने ना मुझसे सिलोलिज्म नहीं पढ़ा है तो हो सकता है उनको थोड़ा सा इसको समझने में कष्ट हुआ, लेकिन अगर आपके पास सिलोलिज्म के बेसिक कंसेप्ट भी है ना, अगर थोड़े से बेसिक कंसेप्ट भी है तो उसको डील कर लोगे, ये बहुत आराम से आप डील कर लोगे। आ रही बात पकड़ में? यहाँ तक कंफर्टेबल है? बोलो ठीक है, ओके ठीक है बच्चों लोग, मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में। चलो बच्चों लोग, इस वाले वीडियो के लास्ट वाले क्वेश्चन नंबर 10 पर आ चुके हैं। आप देख रहे हो कि बहुत सारा कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो ये कुछ और नहीं, ये इंग्लिश का एक चैप्टर है विच इज़ रीडिंग कंप्रीहेंशन। अपने नाम में क्लियर रहिएगा, हम लोग को जो भी रीडिंग है उसको कंप्रीहेंड करना है। गॉट इट? चलो इत्मीनान से आपको मैं रीड करके सुनाता हूँ पूरा पैसेज, आप मुझे पूरा पैसेज रीड करते हुए सुनिएगा। क्या कहता है वो? सम पीपल सजेस्ट एंटी ओबेसिटी मेजर्स AOM सच एज डिस्प्लेइंग कैलोरी इंफॉर्मेशन इन रेस्टोरेंट मेन्यूज। तो ये कह रहा है आपको ना कि इस पैसेज के हिसाब से कि कुछ लोग ऐसा सजेस्ट कर रहे हैं कि रेस्टोरेंट के मेन्यूज़ में ना एंटी ओबेसिटी मेजर्स, जिसको AOM का नाम दे रहा है, जिसमें कैलोरी का इंफॉर्मेशन हमको मिल सके, वो प्रोवाइड करनी चाहिए। ये पहले लाइन का मतलब था। एंटी ओबेसिटी मेजर्स का मतलब ये होता है कि ओबेसिटी का मतलब होता है मोटापा। तो हम लोग जिससे ना अपना जो मोटापा है वो कम कर सके या कम से कम मेंटेन तो कर ही सके, तो उसके लिए हम लोग को ना कैलोरी की इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। ऐसा होगा ना कि मतलब अगर आपको पता रहे कि इसमें कितना फैट है, जो भी आप खाने वाले सब पनीर कढ़ाई खाते हो या फिर जो है चिकन कढ़ाई खाते हो, तो उसमें आपको अगर पता चल जाए कि इतना फैट इसमें मिलेगा तो इंसान सोच कर डिसाइड करेगा कि उसको क्या खाना और क्या नहीं, जिससे उसका जो हेल्थ है वो बेहतर बना रहेगा, मोटापा कंट्रोल होगा। तो यही वो कहने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं पैसेज में। सच मेजर्स साइड स्टेप एड्रेसिंग द कोर प्रॉब्लम। अब बोल रहे हैं कि ये जो मेजर्स है, कौन सा वाले मेजर्स? ये वाले मेजर्स। ठीक है, वो कह रहा है ये वाले जो मेजर्स है ना, ये जो मेजर्स हैं, ये वाले जो मेजर्स हैं, सच मेजर्स लिखा हुआ ना, ये वाले जो मेजर्स है ये साइड स्टेप है, मतलब कि ये एक और दूसरी बात को बताते हैं। किस बात को बताते हैं भाई? चलो बताओ भाई किस बात को बताए? एड्रेसिंग द कोर प्रॉब्लम। इनके पास एक कोर प्रॉब्लम है, ये मेजर्स एक कोर प्रॉब्लम को एड्रेस करते हैं। क्या है भाई कोर प्रॉब्लम? चलो उनको बता दो। दैट कॉज ओबेसिटी, पुअर्टी एंड इनकम इनइक्वालिटी। तो वो बोल रहे हैं कि ये जो मेजर्स है ना वो कोर प्रॉब्लम को एड्रेस करते हैं जिसके कारण मोटापा आ रहा है, और वो प्रॉब्लम है हमारे पास पुअर्टी एंड इनकम इनइक्वालिटी। आ गई बात समझ में? तो उन्होंने क्या कहा, पूरा पैसेज एक फ्लो में पढ़ के सुनाता हूँ, समझना, कंप्रीहेंड करके दे रहा हूँ आपको। उन्होंने ये कहा कि कुछ पीपल सजेस्ट कर रहे हैं कि हम लोगों को रेस्टोरेंट के मेन्यूज में एंटी ओबेसिटी मेजर्स, जिसका मतलब है AOM, प्रोवाइड करना चाहिए, जिसमें कैलोरीज की इंफॉर्मेशन हमको मिल सके, जिससे उनको हेल्प मिलेगी क्या उनके सेहत के लिए अच्छा है वो ऑर्डर करने में। फिर उसके बाद उसने ये बोला कि ये जो मेजर्स है, जो AOM है, ये जो मेजर्स है ये एक साइड स्टेप है जो कि कोर प्रॉब्लम को एड्रेस करते हैं, और वो कोर प्रॉब्लम है हमारी, ये लिखा हुआ है, पुअर्टी एंड इनकम इनइक्वालिटी। अब आप इस वाली बात को समझो। पैसेज ये कहने की कोशिश कर रहा है कि हमको जो है मोटापे को जो है रिड्यूस करने के लिए कैलोरी की इंफॉर्मेशन दो,
और ये साइड स्टेप है किसके लिए, हमारी कोर प्रॉब्लम के लिए, जो कि पुअर्टी और इनकम इनइक्वालिटी है। ठीक है भाई, अब जरा बात को समझना। हो सकता है कि ना पैसेज ना थोड़ा बहुत अभी ना कम समझ में आया होगा, लेकिन जब मैं ऑप्शंस पढ़ूंगा ना तब एकदम हो सकता है कि क्लियर विजिबिलिटी आ जाए। तो अभी थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना। आ रही बात समझ में? मैं अभी इसको और डिटेल में आपको बताने वाला हूँ, लेकिन मेरे साथ बने रहना, सुनते जाओ बस मुझे। अब उसने क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स समराइज द पैसेज। समराइज मतलब कि कौन सा जो स्टेटमेंट है इस वाले जो पैसेज को ना समराइज करके देती है, वो आपसे वो पूछ रहा है। गॉट इट? कंप्रीहेंड क्या किया आपने, वो आपसे पूछ रहा है। तो मैं फर्स्ट वाला ऑप्शन पढ़ रहा हूँ। फर्स्ट वाला ऑप्शन में लिखा हुआ है द प्रपोज्ड एओएम एड्रेसेस द कोर प्रॉब्लम्स दैट कॉज ओबेसिटी। वो बोल रहा है कि जो एओएम है ना वो कोर प्रॉब्लम, वो ओबेसिटी है, उसका वो कारण है। मतलब वो एक लाइन बता रहा है आपको। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप समझो इस वाली बात को। अब ये वाली जो लाइन है ना, हालांकि हमारे पास पैसेज में यहाँ पर लिखी हुई थी, ये लिखा हुआ है ये रहा एओएम की बात, एओएम साइड स्टेप एड्रेसिंग द कोर प्रॉब्लम दैट कॉज ओबेसिटी। अब देखो ऐसा होता है, क्या होता है पता है, हम लोग ना क्योंकि ना अपने स्कूल टाइम पे ऐसा सुन रखे हैं, हम लोग ये सुन रखे हैं कि आपको रीडिंग कंप्रिहेंशन में जो आंसर है ना वो पैसेज में कहीं पर लिखा हुआ है, आपको उस पैसेज से उस आंसर को उठाकर लाना और टिक कर देना है। ये जो आप सुन रखे हो ना, ये ना महा गलत स्टेटमेंट है। थोड़ा मोड़ा गलत होता तो एक बात थी, महा गलत स्टेटमेंट है ये। और अगर हम में से कोई और बच्चा अभी भी अगर ऐसा कर रहा है कि रीडिंग कंप्रिहेंशन सॉल्व करने के लिए वहां जाता है और उस लाइन को ढूंढता है, उस लाइन को उठाकर ऑप्शन में चेक करके टिक कर देता है, ऑप्शन में मैच करके टिक कर देता है, तो सुधर जाओ तुम। ये जो तुम कर रहे हो ना वो बहुत गलत कर रहे हो, थोड़ा मोड़ा गलत नहीं कर रहे हो। तो अगर इस वाले क्वेश्चन पर अगर आपने आंसर ए लगा दिया तो आपने महा गलत काम कर दिया। मतलब थोड़ा मोड़ा गलत किया तो मैं कहता है चलो ठीक है बच्चों लोग आप सही कर लोगे, ये करना ही नहीं था आपको। इसमें सिर्फ ये देखकर कि ये एग्जैक्ट लाइन यहां पर ऑप्शन में लिखी हुई है, हम में से 70% बच्चे इसे ही टिक करके चले आते हैं। अरे उसने ये थोड़ी बोला कि जाके आंसर लाइन मैच करो और मेरे को बता दो कौन सा लाइन मैच करो, टिक करके चले आना। उसने ये बोला क्या? उसने क्या बोला क्वेश्चन में? समराइज क्या किए तुम, समझे क्या उस चीज से? बात आ रही समझ में? ये लाइन तो इतनी अधूरी लाइन है, कुछ समझ में नहीं आ रहा उसमें। तो हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए कि हम जो समझे हैं वो आंसर में टिक करके दे, ना कि लाइन को मैच करके हम उसको टिक करके दे दे। बहुत ही गलत चीज है ये, बहुत ही गलत चीज है, और ये तुम्हें नहीं करना है। तुम बात को जान लो। तुम चैप्टर का नाम है रीडिंग कंप्रीहेंशन, आपको कंप्रीहेंड करना आना चाहिए कि लिखा क्या हुआ आखिर, ना कि लाइन को मैच करना है वहां बैठ के। तुम्हें सुधर रहे हो तुम? समझ रहे हो मेरी बात को? नंबर 2 पढ़ने वाला हूं, सुनना। नंबर 2 पे कहता है इफ ओबेसिटी रिड्यूसेस पुअर्टी विल नेचुरली रिड्यूस सिंस ओबेसिटी कॉज पुअर्टी। बोल रहा है कि अगर ओबेसिटी कम होगी तो पुअर्टी भी कम हो जाएगी, क्योंकि ओबेसिटी गरीबी कॉजेस पुअर्टी, मतलब ओबेसिटी के कारण ही गरीबी आ रही है। मैं आपको हिंदी बोल के सुनाता हूँ, बताना कैसा लगा सुन के तुमको। अगर तुम्हारा मोटापा घटेगा तो तुम्हारी गरीबी भी घट जाएगी, क्योंकि गरीबी जो है ना मोटापे के कारण आ रही है। मन कर रहा है कि कहीं जूता दे दे कोई मेरे को इंसान हाथ में, ऐसा फील आ रहा है क्या? मतलब ये कहाँ का सेंस है, कहाँ का सेंस है ये कि जो गरीबी है वो मोटापे के कारण आ रही है? बात आ रही है तुमको समझ में? तो ये ना इतना सुपरफ्लॉस स्टेटमेंट है ना, ये इतनी इधर उधर की बातें लिखी हुई ना जिसका ना इस पैसे से कोई रिलेशन ही नहीं है। ठीक है, तो मैं इससे ना कुछ नहीं सोचूंगा, सीधा गलत कर दूंगा। ये बहुत ही इलॉजिकल बात थी, तो वो सही होने के चांसेस बनते ही नहीं है। नंबर थर्ड में लिखा हुआ है एओएम, यही रहा वो एओएम। ठीक है, एओएम आर एड्रेसिंग द कोर प्रॉब्लम्स एंड आर लाइकली टू सक्सीड। बोल रहा है कि एओएम जो है ना कोर प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहा है और हो सकता है कि वो सफल भी हो जाए, ये कह रहा है वो। यहाँ पे साफ साफ लिखा है, कहाँ गया ये, डांटता हूँ अभी। ये लिखा हुआ है क्या है साइड स्टेप का मतलब? साइड स्टेप का मतलब है कि इधर उधर की चीज है, मतलब बाजू वाली चीज है, एग्जैक्ट टू द पॉइंट नहीं बोल रहा है, इधर उधर की चीज बोल रहा है। तो जो पैसेज में लिख कर दे रहा है कि दैट सच मेजर साइड स्टेप, ये जो मेजर्स है वो साइड स्टेप है। हाँ, ये वाली बात अच्छी है। ये वाली बात एक तरह से आप सोच सकते हो कि भाई अगर आपकी हेल्थ अच्छी होगी तो अच्छा काम कर लोगे, अच्छा काम कर लोगे तो अच्छे पैसे कमा लोगे, अच्छे पैसे कमा लोगे तो गरीबी कम हो जाएगी। हाँ, ये मोटापा गरीबी से इनडायरेक्टली रिलेटेड है, समझ सकता हूं मैं, लेकिन डायरेक्टली रिलेटेड है ऐसा तो नहीं है ना? नहीं है तो ये इसलिए गलत है। आई बात समझ में आपको? नंबर डी, AOM are addressing the problem superficially
अब देखो ये वाली बात एकदम सही लग रही है कि जो एओएम है ना, प्रॉब्लम को ना सुपरफिशियली बता रहा है, मतलब इनडायरेक्टली बता रहा है, जो मैंने आपको बोलकर बताया अभी। अगर हेल्थ अच्छी होगी तो काम अच्छा करोगे, काम अच्छा करोगे तो पैसे अच्छे कमाओगे, पैसे अच्छे कमाओगे तो फिर गरीबी कम हो जाएगी। हाँ, जो कि हमारी कोर प्रॉब्लम है ना, उसको एओएम इनडायरेक्टली बता रहा है, इनडायरेक्टली वो कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हमारे मोटापे का हमारी गरीबी से कोई सीधा रिलेशन नहीं है। बाहर घूमोगे ना सड़क पर, तुम्हें ऐसा दिखाई देगा कई ऐसे फिट लोग हैं, कई ऐसे एकदम स्लिम लोग हैं जिनके जेब में पैसे नहीं है, गरीब है। और थोड़ा और घूमोगे ना तो पता चलेगा कई ऐसे मोटे मोटे एकदम बैठ जाए कहीं तो उठ ना पाए, ऐसे भी लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा है। तो मोटापा गरीबी से कहीं भी डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। और एकदम सही बात है ये कि ओएम जो है हमारी जो कोर प्रॉब्लम है, कोर प्रॉब्लम क्या है, पुअर्टी एंड इनकम इनइक्वालिटी, उसको सुपरफिशियली मतलब इनडायरेक्टली बता रहा है, डायरेक्टली नहीं कनेक्ट कर पा रहा है। सच बात है वाली भाई। तो क्योंकि वो इनडायरेक्टली बता रहा है, इसीलिए तो वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो हम लोग ने इस चीज को कंप्रीहेंड किया, किस चीज को कंप्रीहेंड किया कि जो एओएम था वो हमारी प्रॉब्लम को, हमारी कोर प्रॉब्लम जो कि पुअर्टी और इनकम थी, उसको इनडायरेक्टली रिलेट कर रहा था। हमने इस चीज को कंप्रीहेंड किया और यही वो लिखा हुआ है यहाँ पर। आ गई बात समझ में? तो ये था पैसेज आपके गेट एग्जाम के लिए। पैसेज में इंग्लिश कोई हाई लेवल की नहीं थी, बस आपका ना थॉट प्रोसेस वैसा होना चाहिए कि मेरे को समझना है कि भले 4 लाइनें लिखी हुई है लेकिन लिखा क्या हुआ है। आपका थॉट प्रोसेस बस इतना होना चाहिए। आगे बात समझ में? तो मैंने क्या किया इस वाले वीडियो में, मैंने आप बच्चों के लिए इस वाले वीडियो में गेट 2021 के सीएस और आईटी ब्रांच में आए हुए 10 के 10 एप्टी के क्वेश्चंस पूरे सॉल्व करके बताएं। गॉट इट? तो आपको क्या करना है, आपको ना पूरा वीडियो इत्मीनान से, ना समझ में आए फिर से देखो, और जो भी डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। पूरा वीडियो इत्मीनान से देखो। गॉट इट? और फिर मैं नेक्स्ट वाले टाइम पर आपके लिए फिर वैसे ही गेट एग्जाम के बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेकर आने वाला हूँ। मेरे साथ वीडियो सीरीज में बने रहिएगा। जल्दी मिलते हैं।